हेलो फ्रेंड्स, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित के अंतर्गत ठोस वस्तु के आयतन पर आधारित प्रश्नों को। और ठोस वस्तु के आयतन पर आधारित प्रश्नों के अंतर्गत अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है कि 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 3 समान घनों को परस्पर एक साथ रखकर किनारे से इस प्रकार जोड़ा गया है कि एक घनाभ बन जाता है। तो सबसे पहले कितने घन है, यहाँ पर 3 घन है, तो एक ये वाला घन रहा होगा ऐसा, ठीक है। और यहाँ से इस कोने को हम मिला देते हैं, प्लस फिर सेकेंड वाला घन भी ऐसा ही रहा होगा यहाँ पर, प्लस थर्ड घन, तीसरा वाला घन। अब यहाँ पर हमें जो दिया है ना, वो क्या दिया है कि इन तीनों घनों का जो आयतन दिया है, यहाँ पर क्या दिया हमें, आयतन। तो पहले वाले घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो पहले वाले घन का आयतन का फार्मूला होगा 1 की पावर 3। सेकेंड वाला घन है, इसका आयतन का फार्मूला क्या होगा, तो इसका भी होगा 1 की पावर 3 अर्थात भुजा की घात 3। तीसरा वाला घन का भी क्या होगा, तो भुजा की घात 3। और ये वाला हमें डायरेक्ट दे रखा है, आयतन का मान हमें कितना दिया है तीनों का, 125 125 125 है। तो इसका आयतन कितना होगा, 125। इसका आयतन कितना होगा, 125। इसका आयतन कितना होगा, 125। और आयतन का मतलब ये होता है कि इसमें क्या सम्मिलित है, तो आयतन में लंबाई भी सम्मिलित है, गुणित चौड़ाई भी सम्मिलित है, गुणित ऊंचाई भी सम्मिलित होती है। अर्थात 3 इकाई का आपस में गुणा करने पर क्या निकल रहा है, तो आयतन आ रहा है। और ये क्या है, घन है, तो घन का फार्मूला क्या होता है, 1 की पावर 3। तो 125 जो है ये किसकी पावर 3 है, तो 125 जो है ये 5 की पावर 3 है। ये भी किसका रहा होगा, तो ये भी 5 की पावर 3 रहा होगा। ये भी किसका रहा होगा, तो ये भी 5 की पावर 3 का रहा होगा। और a की पावर 3 अर्थात यहाँ 5 की पावर 3। तो a बराबर कितना है यहाँ पर, तो a बराबर यहाँ पर कितना है, तो a बराबर यहाँ पर है 5। यहाँ पर भी a बराबर कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। और यहाँ पर भी a बराबर कितना रहा होगा, तो 5 रहा होगा। और अब उसने कहा था कि तीनों घनों को परस्पर साथ रखकर, तो देखो एक घन जो है इसकी एक भुजा कितनी की है, 5 की है। तो यहाँ पर हम पहले वाले घन को इस प्रकार रखते हैं, और इस घन की नीचे वाली जो भुजा है वो कितने की है, 5 की है। फिर इसके पास में एक और घन को रखते हैं, सेकेंड वाले घन को, तो इसकी भी भुजा कितने की है, 5 की है। इसके पास में एक और घन को रखते हैं, तीसरे वाले घन को, और इस घन की ये वाली भुजा कितने की है, 5 की है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी नए वाले घन की, तो नए वाले घन की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, तो लंबाई बराबर हो जाएगी 5 + 5 + 5 अर्थात 15, तो उसकी लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई कितनी होगी नए घन की, तो चौड़ाई कितनी रहेगी, तो चौड़ाई तो वही रहेगी, 5 की 5 रहेगी यहाँ से। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई भी कितनी रहेगी यहाँ से, तो ऊंचाई भी उसकी 5 रहेगी। तो नए घन की लंबाई 15 है, चौड़ाई 5 है, और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई यहाँ से उसकी 5 है। अब आगे इस प्रकार जोड़ा गया है कि एक घनाभ बन गया, तो हमने ये घनाभ बना दिया इससे, ठीक है। तो ये नया यहाँ पे क्या बन गया है, तो नया यहाँ पर एक घनाभ बन गया है। इस प्रकार से नया यहाँ पर एक घनाभ बन गया है। और इस नए घनाभ में, इस नए वाले जो घनाभ है, इस नए घनाभ में क्या है, लंबाई कितनी है, 15 है, चौड़ाई कितनी है, तो 5 है, और ऊंचाई कितनी है, तो 5 है। अब नया घनाभ बन जाता, तो इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हमें घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या याद होना चाहिए, तो फार्मूला याद होना चाहिए। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 लंबाई गुणित चौड़ाई अर्थात a × b प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो b × AB BC, और चौड़ाई इंटू लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और ऊंचाई गुणित लंबाई, तो C, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा A, तो C × A, ठीक है। इसमें भी मान रख देते, 2 की जगह 2 रख दिया।
लंबाई कितनी है हमारी 15 है, गुणित चौड़ाई कितनी यहाँ से, तो चौड़ाई यहाँ से हमारी 5 है। थोड़ी जगह कम पड़ रही है, यहाँ से हम इसको इधर ले लेते हैं। ठीक हो, यहाँ से हम लिखते हैं इसको। तो 2 लंबाई कितनी है हमारी, तो लंबाई यहाँ से हमने अभी निकाली थी 15, गुणित चौड़ाई कितनी है यहाँ से, तो चौड़ाई यहाँ से 5 है, प्लस फिर से चौड़ाई कितनी है 5 और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई भी 5 है, प्लस ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई 5 है, गुणित लंबाई कितनी थी, तो लंबाई हमारी यहाँ से 15 थी। ये हमने इस फार्मूले में यहाँ से मान रख लिया। अब आगे हल करते हैं इसको। 2 की जगह 2 आ जाएगा, 15 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, प्लस फिर 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ से 25 आ जाएगा, प्लस फिर 5 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 का 15 में गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो 2 को अपनी जगह रखते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो 75 और 75 को जोड़ेंगे तो 150, 150 और 25 को जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा। और 2 गुणित 175 को अगर हम हल करते हैं तो कितना आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 350। और ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा, तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यहाँ 21 सेंटीमीटर की है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 350 सेंटीमीटर वर्ग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया है कि एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर विभाव का है। देखो जब भी ऐसी कंडीशन दे देता है ना तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये इसकी लंबाई है। फिर ये सेकंड नंबर पे हमेशा क्या आती है, चौड़ाई आती है, और थर्ड नंबर पे हमेशा क्या आती है, तो ऊंचाई आती है। तो 6 लंबाई है, 9 उसकी चौड़ाई है और 12 उसकी क्या है, तो ऊंचाई है। इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं जिनकी संख्या पूर्ण है, और इनको क्या किया गया है, तो इनको काटकर एक घन बनाए, इनको आपस में क्या किया गया है, तो इन विभाव को काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए। ठीक है, तो मतलब कि इसका जो भी आयतन होगा वो आयतन किसके बराबर होगा, तो वो आयतन नए जो घन बनाए गए, और वो जो नए घन बनेंगे वो पूर्ण संख्या में होंगे, अर्थात कुछ भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं जिनकी संख्या क्या है, तो पूर्ण है। ऐसे घनों की कम से कम संख्या कितनी होगी। अब हमें वो बताना है कि संख्या कितनी होगी, अर्थात कुछ भी शेषफल नहीं बचना चाहिए, ऐसे हमें संख्या बतानी है। तो अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना था, यहाँ से हमें घनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने पहले भी कहा था कि अगर हमें नंबर ऑफ संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करना पड़ेगा, तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमें बड़ी वस्तु का आयतन में बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। छोटी वस्तु के आयतन का भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो वो निकल जाएगा हमारा घनों की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ पद निकल जाएंगे। अब देखो उसने दिया क्या है, यहाँ पर उसने दिया है कि एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर विभाग। इसका मतलब ये किस प्रकार का है, आयताकार है। तो आयत का आयतन कितना होगा, तो आयत का आयतन होता नहीं है, आयत का तो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो आयताकार का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो आयताकार जो आकृति ये कैसी है, घनाभकार है। तो घनाभ का आयतन का हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई कितनी दी है प्रश्न में, तो लंबाई 6 दी है। चौड़ाई कितनी दी है, तो चौड़ाई 9 दी है। ऊंचाई कितनी दी है, तो ऊंचाई 12 दी है। तो 6, 9 और 12 का हम आपस में गुणा कर लेते, तो 6 नमक की 54, और 54 में अगर हम 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 648। और ये 3 इकाइयाँ हैं, तो इनकर तीनों इकाइयों को हम आपस में गुणा करते तो सेंटीमीटर घन हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया क्या, तो ये हमने निकाल लिया घनाभ का आयतन। अर्थात यहाँ से हम ये कह सकते हैं
कि जो बड़ी वस्तु है वो बड़ी वस्तु क्या है, घनाभकार है। तो घनाभ का टोटल आयतन कितना आ गया यहाँ से, तो घनाभ का आयतन हमने यहाँ से निकाल लिया 648 सेंटीमीटर घन। अब हमें निकालना है यहाँ से छोटी वस्तु का आयतन। अब छोटी वस्तु का आयतन किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसने ये कहा कि इसे काटकर बराबर आयतन के घनाभ बनाए गए हैं जिनकी संख्या क्या है, पूर्ण है। तो देखो पूर्ण संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी वो संख्या निकल जाएगी यहाँ से महत्तम समापवर्तक से, जो क्या करेंगे तो इस पूरी इकाई को पूर्णतः कर देगा। ठीक है, अर्थात हम यहाँ पर कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे HCF। तो 6 का लंबाई का, 9 इसकी चौड़ाई और 12 का HCF कितना होगा। तो 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, तो 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 9 भी आता है और 12 भी आता है। तो हम पहले 3 से इसको भाग देते हैं। 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 2 भी आता है, 3 भी आता है और 4 भी आता है, तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं है, अर्थात एक ही ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में ये सभी आते रहे होंगे। तो अब यहाँ से कह सकते हैं कि 3 गुणित 1 बराबर कितना होगा, 3 एकम 3। तो महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा, 3। अर्थात वह जो घन बनेगा उस घन की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी रही होगी, तो उस घन की प्रत्येक भुजा 3-3 रही होगी। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, छोटी वस्तु क्या है यहाँ पर घन है, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा यहाँ से, तो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो घन के आयतन का फार्मूला होता है a की पावर 3। और a की पावर और भुजा हमने निकाल ली, कितनी आई यहाँ से भुजा हमारी, तो भुजा यहाँ से हमारी 5 आई है, तो 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, तो 5 की पावर 3 का मतलब होगा 125। ठीक है, तो छोटी वस्तु का आयतन कितना आ गया, तो छोटी वस्तु के घन का आयतन ही हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आयतन का फार्मूला होता है ये वाला। तो घन का आयतन कितना निकाल लिया हमने, तो घन का आयतन 125 निकाल लिया। तो छोटी वस्तु क्या है, 125 घन की कितनी वस्तुएं यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, सॉरी थोड़ी मिस्टेक कर ली हमने, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर कितना है, 3 है। यहाँ पे हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे कितना है, 3 है। घन का आयतन यहाँ से 3 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक भुजा कितनी रहेगी, 3-3 की रहेगी। तो 3 की पावर 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ से जो घन का जो आयतन आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 तिया 9 और 9 गुणित 3 भी है यहाँ पर, और 3 गुणित 3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो घन का आयतन कितना आ जाएगा यहाँ से, तो घन का आयतन आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो 27 से इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 27 से ये पहले 2 बार कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 1 5, 54 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 10, अर्थात ये 108 हो जाएगा। और 27 से 108 कितनी बार में कट जाएगा, 7 14 7 21 7 चौक 28, 7 चौक 28, अर्थात 4 बार में ये संख्या हमारी कट जाएगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से राइट आंसर हमारा, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 24। तो कितनी संख्या होगी, 24 होगी, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया है कि 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले एक घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में डुबो दिया जाता है। देखो घन का जो है वो घन का जो बर्तन है वो किस प्रकार का बर्तन है, तो घनाभकार जो बर्तन वो इस प्रकार का एक बर्तन है। इस प्रकार से ये घन का क्या है, तो एक बर्तन है। और इस घन का जो बर्तन है इसको किस में डुबोया गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ पानी रहा होगा, तो उस पानी में इसको डुबोया गया होगा। तो इस घनाभकार आकृति को, इस घन के आकृति को पानी में डुबोया गया है। तो पानी में जैसे इस आकृति को डाला गया तो इस पानी की जो लंबाई है वो कितनी है, तो इस पानी की लंबाई दी है उसने 20। फिर पानी की जो चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 15। तो पानी की ऊंचाई कितनी है ये हमसे पूछा हो, तो पानी के सतह में कितनी वृद्धि होगी, इसका मतलब पानी कितना ऊंचा उठेगा, ये हमसे पूछा है। तो ये किस प्रकार से हो गया यहाँ से, तो यहाँ पर हो गया हमारा कि पानी का जो आयतन है वो पानी का आयतन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में जो बढ़ रहा है वो कब बढ़ रहा है कि जब इस घन को उस पानी के अंदर डाला गया, अर्थात घन का आयतन बराबर हो जाएगा पानी के आयतन के।
तो घन का आयतन क्या रहेगा हमारा, तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन बराबर होगा यहाँ पर जो पानी का आयतन है उसका, ठीक है। और पानी का आयतन किस प्रकार की आकृति, तो आयताकार आकृति, और आयताकार आकृति मतलब क्या कह सकते हैं हम इसको, तो इसको हम कह सकते हैं घनाभ का आयतन, ठीक है। आयत का तो क्षेत्रफल होता है, और जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो किस प्रकार की आकृति होती है, तो घनाभकार आकृति होती है। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होगा, घन का आयतन का फार्मूला होता है a⁴। घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। घन का आयतन की भुजा कितनी दी है उसने, तो उसने a बराबर कितना दिया है, तो a बराबर हमें 15 सेंटीमीटर दिया है, ये वाला, ठीक है। ये वाला हमें यहाँ पे दे रखा उसने, तो कितना रख देंगे हम यहाँ पे 15⁵। तो 15 को कितनी बार लिखना, हमें 3 बार लिखना है, तो 15 गुणित 15 और गुणित में कितना कर देंगे हम 15, तो ये 3 बार लिख दिया। ये किसके बराबर है, तो लंबाई कितनी है पानी की, तो पानी की लंबाई है यहाँ पर हमारी 20। चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है हमारी 15। और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई हमें नहीं पता, तो ऊंचाई को हम h ही रहने देते हैं। तो क्या करेंगे, अब h को वहीं रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितना 15 और 15, तो ये इसको इधर ही रखते हैं, 15 गुणित 15। और ये 20 गुणा में, तो 20 कहाँ आ जाएगा इसके बटे में। ये 15 भी गुणा में, तो 15 भी कहाँ आ जाएगा इसके बटे में। अब आगे हल कर लेते हैं, तो h बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर आ गया हमारा 15 गुणित 15 और बटे में कितना हो गया, बटे में हो जाएगा 20 गुणित 15। 15 से 15 को काट देंगे, 5 चौक 20, 5 तिया 15, और अब गुणा कर लेंगे हम h बराबर। तो 15 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 तिया 45, और बटे में कितना है, तो बटे में 4 है, और 4 का इसमें हम भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4, कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो 5 है, तो फिर से 4 एकम 4, कितना बचेगा यहाँ पर 1 भागने जाएगा उसकी दशमलव, तो कितना हो जाएगा 10, तो 4 दूनी 8, फिर कितना बचेगा 2, तो 4 पंजे 20। तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ऊंचाई आ जाएगी 11.25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का, तो आ जाएगा 11.25 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब उसने दिया क्या हमें, तो घन के आयतनों का अनुपात दिया है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि घन का आयतन, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा फर्स्ट घन का आयतन, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेकेंड घन का आयतन। तो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो घन के आयतन का फार्मूला होता है a⁴ अनुपात सेकेंड वाला घन है उसका भी सूत्र क्या होगा, तो a⁴, और a⁴ का मान हमें डायरेक्ट दिया है कितना है, तो वो है 27, और यहाँ पर इसका मान भी हमें दिया है कितना है, तो 64। तो अब इस 27 को a⁴ किस रूप में लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 3⁻3। 64 को किस रूप में लिख सकते हैं हम, तो 64 को लिख सकते हैं हम 4⁻3, अर्थात यहाँ पर जो भुजा है वो कितनी रही होगी, तो भुजा बराबर रही होगी 3 अनुपात में, और यहाँ पर भुजा कितनी रही होगी, तो 4 रही होगी। तो ये हमने क्या निकाल लिया, तो ये हमने यहाँ पर भुजा को निकाल लिया, भुजा का अनुपात निकाल लिया। अब हमसे पूछा क्या उसने, तो उसने पूछा इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अब हम निकाल लेते हैं कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, तो सबसे पहले हमको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का, 6 भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर फर्स्ट घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात सेकेंड घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले का सूत्र क्या होगा, तो पहले का हो जाएगा 6 का
6a² अनुपात, इसका भी क्या होगा तो 6a²। 6 की जगह तो हमारा 6 ही आएगा। पहले वाले की भुजा कितनी है यहाँ पर, तो पहले वाले की भुजा यहाँ पर 3 है, तो 3 × 3 हो जाएगा। सेकंड वाले में 6 तो 6 आएगा। a कितना है, तो यहाँ पर भुजा कितनी 4 है, तो यहाँ पर 4 गुणित कितना हो जाएगा 4। तो हमें तो अनुपात चाहिए दोनों का, तो 6 से 6 को काट देंगे। अब कुछ कट नहीं रहा है यहाँ से, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9, और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16। तो घन के जो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो अनुपात वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 9:16। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 9:16, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। तो क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि धातु के बने 3 ठोस घनों की कोरे क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर हैं। इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये किया गया है कि 3 यहाँ पर क्या है, तो घनाकार क्या है, आकृति है। तो पहले की भुजा की लंबाई है 30, दूसरे वाले भुजा की लंबाई है 40, और तीसरा वाला जो घन है उसके भुजा की लंबाई यहाँ से 50। तो हम क्या करेंगे, तो पहले वाले घन का आयतन निकालेंगे, दूसरे वाले घन का आयतन निकालेंगे, और तीसरे वाले घन का आयतन निकालेंगे, और तीनों को मिला देंगे। और मिलाकर क्या किया गया है, तो मिलाकर अर्थात पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। तो तीनों का घनों का आयतन का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, तो एक नए घन के आयतन के योग के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं ऐसे। तो फर्स्ट घन का आयतन कितना है, तो फर्स्ट घन का आयतन है यहाँ से 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट घन का आयतन प्लस सेकेंड घन का आयतन प्लस थर्ड घन का आयतन। फर्स्ट घन के आयतन का फार्मूला क्या होगा, तो a³ प्लस सेकेंड वाले घन का आयतन का भी फार्मूला होगा a³, और थर्ड वाले घन का आयतन का फार्मूला भी होगा a³। पहले वाले घन की भुजा की लंबाई कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर दी है, और 30 सेंटीमीटर की पावर 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम, तो ऑप्शन में क्या दिया है, मीटर। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 100 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो ये हो जाएगा पहले वाले घन का आयतन, तो 30/100 की पावर 3 प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा दूसरे वाले घन की भुजा कितनी 40 है, तो 40, और इसको भी मीटर में बदल लेते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं, इसकी पावर 3 प्लस थर्ड वाले की कितनी है, तो थर्ड वाले की 50 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम मीटर में बदल लेते हैं, तो 50/100 की पावर 3। एक 0 से एक 0 को काट देंगे, एक 0 से एक 0 को काट देंगे, एक 0 से एक 0 को हम यहाँ पर काट देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 × 9 = 27, और बटे में 10 को 3 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 0, प्लस इसको 4 × 16, 16 कितना हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा हमारा 1000। इसको भी 5 का 25, 25 पंजे 125, और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा हमारा 1000। अब इसे हम आगे हल कर लेते हैं। तो 27, 64 और 125, इन तीनों को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 और 20 और 1 21, 216, और बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में इन सबका हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि सभी संख्या इनका जो आधार है वो बराबर है, इसका मतलब यही होगा इसका एलसीएम। ठीक है, 216 बटा कितना आ गया, 1000। ये सब क्या है, तो ये सब है घन का आयतन, और घन का आयतन का मतलब क्या होता है, तो घन के आयतन का मतलब होता है a³। तो इसका मतलब इसे थोड़ा और हल कर सकते हैं हम, तो ये इसको क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा a³, अर्थात a बराबर 216 के ऊपर भी हम करनी लगा देते हैं, 216 यहाँ पर 3, और बटे में 1000 के ऊपर भी हम करनी लगा देते हैं 1000। इधर जो घन था इसको मैंने इसके ऊपर करनी लगा दी, तो a बराबर कितना आएगा, तो 216 किसका घन होता है, तो 216, 6 को 3 बार लिखते हैं तो 216 आता है, अर्थात ये 6 का घन होगा। 1000 किसका होगा, तो 1000 10 का होगा। तो 2 × 6 और 2 पंजे 10, तो 3/5 जो है ना वो क्या हो जाएगी, तो उस नए घन की भुजा हो जाएगी। अब पूछा क्या था उसने, तो इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो लिखेंगे। तो घन के संपूर्ण
पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितना होगा, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारा 6 भुजा का वर्ग। तो 6 की जगह 6 आ जाएगा। भुजा कितनी निकाली हमने, 3/5 और 3/5 कितनी बार है, 2 बार है। तो 6 12 6 या 12, चलो कोई संख्या आपस में नहीं कट रही तो सबका हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबका हमें यहाँ से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हम सबका गुणा करते हैं 6 12 6 3 18 18 18 कितना हो जाएगा 54, और बटे में 5 का 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, चलो इसको हम शॉर्टकट तरीके से कर लेते हैं। 25 को 100 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 4 का। तो ऊपर नीचे अगर हम 4 4 का गुणा कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा अर्थात 1/1, और 1 का 54 में और 1 का 25 में गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम गुणा कर रहे हैं तो दोनों तरफ हमें गुणा करना होगा। 25 चौक कितना हो जाएगा, तो 25 चौक हो जाएगा 100। 4 चौक कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21। कितने अंकों के बाद हम दशमलव लगाएंगे, तो 2 अंकों के बाद, क्योंकि बटे में कितना है, 2 शून्य है, 1 और 2, तो यहाँ पर राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2.16। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है, उनका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा, ये मीटर है तो मीटर का वर्ग, तो 2.16 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। देखो यहाँ पर स्पष्ट हमें ये पता है कि ये घन है और घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो मान लेते हैं कि पहले घन का आयतन क्या था, तो पहले घन का आयतन जो है वो कितना रहा होगा। तो घन का आयतन मतलब भुजा की पावर 3, तो पहले वाली भुजा इंटू दूसरे वाली भुजा इंटू तीसरे वाली भुजा। ठीक है, तो वो कितनी रही होगी, तो हमने मान लिया कि पहले वाली भुजा की लंबाई 100 थी, चौड़ाई भी उसकी 100 थी, ऊंचाई भी उसकी 100 थी, तो उसका आयतन कितना रहा होगा, तो उसका आयतन हो जाएगा हमारा 100 × 100 × 100 बराबर हो जाएगा 1 और 1 के पीछे 2 2 4 और 2 3 6 शून्य। अब आगे प्रश्नानुसार प्रत्येक भुजा में 50% की क्या की गई है, वृद्धि की गई है। तो 50% की वृद्धि करने पर, 50% की वृद्धि करने पर आयतन, तो पहले वाली भुजा कितनी थी, 100 थी, तो 100 में 50 बढ़ा दो, ये हो गई लंबाई। चौड़ाई भी कितनी थी, 100 थी, उसमें भी 50 बढ़ा दो। 50% 100 का कितना होता है, 50 ही होता है। फिर ऊंचाई कितनी हुई थी, तो 100 थी, तो उसमें भी हम 50 को क्या कर देते हैं, तो 50 को यहाँ से हम बढ़ा देते हैं, तो 50 को हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 150, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 150, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई भी हो जाएगी हमारा 150। तो उसका आयतन कितना आ जाएगा, तो 15 का घन कितना होता है 33 75, तो ये हो जाएगा हमारा 33 75, और कितनी शून्य 1 2 3, तो ये हम लगा देते हैं 1 2 3 शून्य पीछे। तो पहले आयतन कितना था, इतना था, अभी आयतन कितना इतना है, तो वृद्धि कितनी हुई, आयतन में वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो 3 3 7 5 0 0 0 में से किसको घटाएंगे, 1 2 4 और ये 6 शून्य को हम घटा देंगे। तो अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो पीछे की 3 शून्य, तो 3 शून्य तो यहाँ पर आनी ही आनी है। ठीक है, और इसको इसमें से हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो 3 शून्य तो यहाँ पर हमें आनी है, तो ये हो जाएगा हमें 3375 में से 1000 को अगर हम घटाते हैं तो आ जाएगा हमारा 2375, 2375। तो इतने की यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो इतने की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। तो ये वृद्धि, अब हमें क्या ज्ञात करना था, तो हमें यहाँ से परसेंटेज ज्ञात करना था। तो वृद्धि परसेंट का फार्मूला क्या होता था, आधार कितना था पहले, तो पहले आधार था हमारा 2 2 4 और 2 3 6, ये हमारा आधार था। इस आधार पे वृद्धि कितनी हुई थी, इस आधार पे वृद्धि हुई है 2 3 7 5 0 0 0 की यहाँ पर वृद्धि हुई। तो कितना परसेंट बढ़ा है, 2 0 से 2 0 को काट देंगे, फिर 1 2 3 0 से 1 2 3 0 को काट देंगे, तो कितना बढ़ा है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा 2 3 7 5,
और एक अंक के बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा देते हैं। तो 237.5 या कह सकते हैं 237 सही 1/2% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 को। तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो पहले घन की भुजा कितनी थी ये हम मान लेते, तो पहले घन की भुजा थी वो ए थी। तो घन की भुजा कितनी थी, पहले ए थी, तो घन का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा घन की भुजा ए, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं घन का क्षेत्रफल। तो घन के एक काम करते हैं हम, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हम घन की भुजा ए थी पहले, और घन का यहाँ पर हम लिख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि उसने घन की भुजा और घन के संपूर्ण पृष्ठ के बारे में हमें तुलना करनी है। तो एक तरफ लिख लेते घन की क्या है, ये भुजा है, और एक तरफ लिख लेते घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो पहले घन की भुजा कितनी थी, ए थी, और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है हमारा 6 भुजा का वर्ग। तो ये पहले का कंडीशन है। अब उसने क्या कहा, प्रश्नानुसार को इसको दुगना कर दें। तो भुजा को अगर हम दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, तो क्षेत्रफल को भी दुगना करना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे, लेकिन क्षेत्रफल को दुगना नहीं करना, तो उसने कहा कि घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करना है, तो हमें क्षेत्रफल को दुगना नहीं करना है, किसको दुगना करना है, तो पहले क्षेत्रफल ये वाला था, अभी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो भुजा को यहाँ पर हम दुगना करेंगे, किसको दुगना करेंगे, तो भुजा को। तो क्षेत्रफल में 6 और यहाँ पर भुजा कितनी a है, तो a भुजा को क्या कर देंगे हम दुगना कर देंगे, तो 2a कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा हमारा, भुजा को दुगना कर दिया, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ से क्षेत्रफल का फार्मूला तो वही होता है 6a²। तो यहाँ पर 6 है और भुजा के रूप में क्या काम कर रहा है, यहाँ पर 2a काम कर रहा है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो भुजा कितनी हो जाएगी, तो 2a, और क्षेत्रफल कितना होगा, तो 6, और 2 का भी वर्ग करेंगे तो 4, और a का स्क्वायर करेंगे तो a²। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, और 4 का वर्ग करेंगे तो सॉरी हमने वर्ग कर लिया है 2 का वर्ग, तो 4 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 और 6 का गुणा करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, और a का स्क्वायर। तो पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था, तो पहले जो क्षेत्रफल था वह 6a² था। पहले क्षेत्रफल कितना था हमारा, तो पहले क्षेत्रफल हमारा 6a² था, ये था हमारा पहले का क्षेत्रफल। तो ये हमारा पहले का क्षेत्रफल है। अभी का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 24a² हो गया। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई, तो 24a² बाद में हो गया, और पहले कितना था, तो पहले 6a² था। तो वृद्धि कितने की हुई, तो हम यहाँ से वृद्धि निकाल लेते हैं। तो वृद्धि कितने की हुई, तो वृद्धि हो जाएगी 24a² में से 6a² जाएगा तो 18a² की क्या हुई यहाँ पर वृद्धि हुई। तो हमें तो वृद्धि प्रतिशत चाहिए था, तो वृद्धि परसेंट का फार्मूला क्या होता है, तो बटे में तो आधार रहता है। तो पहले आधार कितना था क्षेत्रफल, तो पहले क्षेत्रफल 6a² था, ठीक है। और अब बढ़कर क्षेत्रफल कितना हो गया, तो बढ़ने पर क्षेत्रफल 18a² हो गया। तो कितने परसेंट की यहाँ पर क्या हुई, तो वृद्धि हुई है। तो a² से हम a² को काट देंगे, 6 कम 6 और 6 12 6 3 18, तो वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, तो 3 × 100 कर देंगे। तो 3 × 100 बराबर कितना आ जाएगा, तो 300% की यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या आएगा, तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5। तो यहाँ पर जो प्रश्न स्टार्ट हो गए वो कौन से हो गए, तो बेलन पे आधारित प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। तो अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बेलन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बेलन बना लेते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या होगा, एक बेलन होगा, ठीक है। इस बेलन में यहाँ पर एक सर्कल होता है, यहाँ पर ये एक सर्कल हो गया, और यहाँ पर इसकी क्या होगी, तो त्रिज्या होगी। यहाँ पर भी इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी, और एक यहाँ पर लाइन हो जाएगी सीधी सी, जिसे हम बेलन की क्या कहते हैं, तो बेलन की ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला केवल
ऊपर वाले को छोड़कर, इसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं बेलन का। और ये वाला जो है ये वृत्ताकार भाग ऊपर वाला और ये वृत्ताकार भाग नीचे वाला। अगर इन दोनों भाग को अगर इस वक्र पृष्ठ के साथ जोड़ देते हैं तो वो कहलाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। और ये बीच वाला जो केवल भाग है इस आधार के और इस आधार और इस ऊपरी भाग को छोड़ दे तो बीच वाला जो भाग है वो इसका क्या कहलाएगा, तो वो वक्र पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है। तो बेलन में 3 फार्मूले होते हैं, एक तो बेलन का आयतन होता है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ होता है और एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बेलन के आयतन का फार्मूला किस तरीके से बनता है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला किस तरीके से बनेगा, तो बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन मतलब, आयतन का मतलब क्या होता है, तो आयतन का मतलब 3 भुजाओं की तीन अलग अलग भुजाओं का गुणा। लेकिन बेलनाकारी आकृति है और इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है, यहाँ पर सीधी क्या दे रखी है, तो एक ऊंचाई दे रखी है और एक वर्गाकार यहाँ से क्या एक भाग है। तो यहाँ से वृत्ताकार एक भाग है, तो इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं हम, तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है वृत्त का, तो पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम वृत्ताकार भाग के लिए पाई आर स्क्वायर लगा लेते हैं और पाई आर स्क्वायर के साथ में यहाँ पर क्या है, तो एक अलग से ऊंचाई भी है, तो ऊंचाई का इसमें हम गुणा कर लेते हैं। तो बेलन के आयतन का क्या फार्मूला हो जाएगा, तो बेलन के आयतन का फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया हमारा पहला फार्मूला तैयार यहाँ से। अब हम देखते हैं दूसरे वाले फार्मूले को। तो दूसरा फार्मूला क्या होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ले लेते हैं यहाँ से। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ किस प्रकार से निकालेंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें इसकी परिधि अर्थात वृत्ताकार भाग की परिधि अर्थात 2 पाई आर और इस परिधि के साथ में किसका गुणा कर देंगे, तो ये परिधि जो ये ऊंचाई के साथ में भी है तो एच का गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला आ जाएगा 2 पाई आर एच। तो ये हो जाएगा हमारा बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र। अब हम देखते हैं यहाँ से तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक तो इसमें सम्मिलित हो जाएगी हमारी इस बेलन के वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर एच और इस ये वाला वक्र पृष्ठ ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो भाग है ये क्या कहलाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। इसके साथ ऊपर वाला ये भाग, तो ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं पाई आर स्क्वायर, अर्थात ये वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। और नीचे भी क्या है, तो नीचे भी वृत्ताकार भाग है ये वाला भाग, तो इसका भी फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला होगा हमारा पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है तो पाई को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें भी आर है और इसमें आर स्क्वायर है तो एक आर को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक तो एच बचेगा और इसमें से 2 पाई और एक आर बाहर आ गया तो यहाँ पर कितना बचा है, एक आर बाहर बचा है। तो बेलन के जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा उसका हमने फार्मूला निकाले यहाँ से 2 पाई आर और आर को पहले लिख लेते हैं और एच को बाद में लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा फार्मूला बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का। और इन्हीं 3 फार्मूलों के आधार पर हमारे क्या चलेंगे तो आगे के सवाल होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। तो क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 48 में हमें क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 48 में हमें दिया है यहाँ से कि एक बेलन के आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या हमें कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हम लिख लेते हैं यहाँ से, तो आर बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। फिर आगे तथा उसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी है, तो लंबाई को हम क्या कहते हैं, तो लंबाई को हम ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई कितनी दी है उसने, तो ऊंचाई उसने 8 सेंटीमीटर दी है। अब उसने पूछा क्या है, तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे
पूछा है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ से कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, अभी हमने लिखा था 2 पाई r प्लस h। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। अब यहाँ पे 2 की जगह तो 2 ही आएगा, पाई की जगह पाई आएगा, और r का मान हमें पता है कितना है यहाँ पर, तो r का मान है हमारा 3.5। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गुणा है, और r का मान कितना है 3.5 प्लस h कितना है, तो h हमें यहाँ पे दिया है कितना है, तो h बराबर यहाँ पर हमारा 8 है। आगे इसको हम हल कर लेते हैं। तो 2 और पाई का मान कितना होगा 22/7 गुणित 3.5, और यहाँ पर हो जाए 3.5, और 8 को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। तो 8 और 9 10 11, और 11 दशमलव कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 11.5। 8 से 9 10 11.5। ठीक है, इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ से इस दशमलव को हटा लेते हैं, तो दशमलव हटाने का 1 और 1 अंक के पीछे तो 1 0। ठीक है, इसको भी हम काट लेते हैं। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10, और 7 से इसको काट लेंगे तो 7 पंजे 35, और 5 से इस 5 को हम यहाँ पे काट देते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा है 22, और गुणित इधर ब्रैकेट के अंदर कितना है, तो ब्रैकेट के अंदर है 11.5। अब इसको भी थोड़ा हल कर लेते हैं हम। तो यहाँ से इस दशमलव को हटाएंगे तो बटन कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 बचेगा 5 दिया 15, और 2 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा ये 11 बार। तो 11 गुणित कितना बचा यहाँ पर 23 बचा। इसका भी हम गुणा कर लेते हैं, 11 तिया 33, 11 दूना 22, और 22 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा 253 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या आएगा 253 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 को। तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या लिखा है कि 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:3 में। तो देखो यहाँ पर कितने बेलन है 2 है, तो R1 बराबर कितना दिया है, तो R1 बराबर हमें दिया है 2 अनुपात में ये, और R2 बराबर कितना दिया है, तो R2 बराबर हमें दिया है 3। एक तो ये दिया है आगे, तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, तो ऊंचाई अर्थात H1 बराबर कितनी दी है हमें, तो H1 बराबर अनुपात में 5 दी है, और H2 बराबर अनुपात में कितना दिया है, तो 3 दिया है। तो इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो फर्स्ट के आयतन और सेकंड के आयतन का अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फर्स्ट बेलन का आयतन, फर्स्ट बेलन का आयतन बटे में कर लेते हैं हम सेकंड बेलन का आयतन, सेकंड बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होगा, तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई R1 यहाँ पर R1 स्क्वायर इंटू H1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। ये हो जाएगा हमारे बेलन के आयतन का फार्मूला। तो इसमें यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो पाई की जगह क्या आएगा, हमारा पाई ही आएगा। देखो हमें क्या निकालना है यहाँ से, तो इनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो इनके आयतनों का अनुपात का मतलब क्या होगा, तो आयतनों का अनुपात का मतलब ये होगा कि जो इक्वल संख्या है दोनों में वो तो आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो यहाँ पर भी पाई है तो पाई यहाँ पर भी है, तो पाई से पाई कट जाएगा। लेकिन यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, तो R1 से R2 नहीं कटेगा। यहाँ H1 है, यहाँ H2 है, तो H2 और H1 आपस में नहीं कटेंगे। तो R1 का मान रख दो, R1 का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और R1 का स्क्वायर है तो 2 गुणित कितना हो जाएगा, तो 2 गुणित 2। और यहाँ पर H1 है, तो H1 का मान कितना है यहाँ पर, तो H1 का मान यहाँ पर कितना है 5 है, और बटे में R2 का मान कितना है, तो R2 का मान है यहाँ पर 3, और ये R2 जो है ये कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 गुणित 3 कर देंगे। और H2 का मान कितना है यहाँ पर, तो H2 का मान यहाँ पर 3 है। अगर ये आपस में कट रहा हो तो हम काट देते हैं, और आपस में नहीं कट रहा है तो हम आपस में इन सभी का क्या कर देंगे, तो गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, और 4 पंजे 20, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20,
और यहाँ पर हम कर लेंगे 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से? तो राइट आंसर आ जाएगा 20/27, या हम क्या कह सकते हैं, तो फर्स्ट बेलन का आयतन, फर्स्ट का आयतन अनुपात सेकेंड का आयतन। फर्स्ट का आयतन कितना है हमारा? तो 20 है, और सेकेंड वाले का आयतन कितना है? तो 27 है, और 20 और 27 आपस में नहीं कटते हैं, इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 20/27, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है कि दो बेलनों के आधार की त्रिज्या क्रमशः, तो यहाँ पर भी बेलन कितने? 2 है। तो पहले हम ले लेते R1 बराबर कितना दिया है? 3 अनुपात में, और R2 बराबर कितना दिया है? तो R2 बराबर दिया है अनुपात में 5। फिर आगे, तथा इनकी ऊंचाइयाँ, तो पहले वाले की ऊंचाई का H1 बराबर अनुपात में कितना दिया है? 2, और H2 बराबर अनुपात में कितना दिया है? तो H2 बराबर दिया है हमें 3। इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब हमें यहाँ पर पिछले वाले प्रश्न में हमसे क्या पूछा था? तो उनके आयतन का अनुपात पूछा था। इसमें हमसे क्या पूछा? तो इसमें इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो फर्स्ट बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फर्स्ट बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बटे में सेकेंड बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो 2πr1 इंटू H1, और सेकेंड वाले बेलन का क्या होगा? तो 2πr2 और H2। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीधा सामान रख देते हैं। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 से 2 कट जाएगा। पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, तो पाई से पाई कट जाएगा। अब आगे यहाँ पर क्या बचा है? तो यहाँ पर हमारा R1 है, और R1 का मान हम ऊपर देख कर रख लेते हैं। तो R1 का मान कितना है? यहाँ से 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 गुणित H1 का मान कितना है यहाँ पर? तो H1 का मान 2 है, तो यहाँ पर हम 2 रख लेते हैं, बटे में R2 का मान कितना है? तो R2 का मान कितना है यहाँ पर? 5 है, गुणित यहाँ पर H2 का मान कितना है? तो H2 का मान 3 है, तो 3 रख लेते हैं, बराबर 3 का 2 में गुणा करेंगे, या फिर काट देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 2/5। या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ ये कौन सा है? तो ये हमारा फर्स्ट बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात सेकेंड वाला जो बेलन है उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा? तो वह आ जाएगा हमारा 2/5। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या आएगा? 2/5। तो अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा राइट आंसर।